P1 F1, ठीक है ना, P1 F1। और दूसरी अगर हम P2 के लिए बोले तो कितना हो जाएगा, P2 F2 माइनस P2 F1, ठीक है ना। और यहाँ पर इसके P3 के लिए बोले तो यहाँ पर कौन सी ज्यादा दिख रही है, P3 F1 यहाँ पर ज्यादा दिख रही है, तो इसमें से घटा देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, P3 F1 माइनस P3 F2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अंतर का मतलब ज्यादा वाले में से कम वाला हमें घटाना, ज्यादा वाली दूरी में से कम वाली दूरी घटाएंगे तो वो हमारे पास क्या आएगी, पॉजिटिव बताएंगे। तो ये होती है हमारे पास, और इसी दूरी को हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, अचल दूरी को। और वो अचल दूरी कितनी बैठती है वो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है ना, अचल दूरी। और वो किसके बराबर आ जाती है, 2a के बराबर। तो अचल दूरी यहाँ पर किसके बराबर आ जाती है, 2a के बराबर आ जाती है। तो अगर मैं इसको a नाम दूं और इस बिंदु को नाम दूं, तो यहाँ पर बिंदु a भी और बिंदु b भी यहाँ पर किस पर स्थित है, यहाँ पर, ठीक है ना, बिंदु A और B वक्र पर स्थित हैं। तो अगर इनके लिए बात करें हम तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अचल दूरी निकल के आ जाएगी। और वो अचल दूरी हमारे पास निकल के आ जाती है 2a। कितनी निकल के आ जाती है, 2a निकल के आ जाती है। ये वाली अचल दूरी निकल के आ जाती है 2a के बराबर। तो यहाँ पर अगर मैं इसके लिए कहानी लिखूं तो यहाँ पर बिंदु A है तो a f2 माइनस a f1 लिखूंगा, फिर a f2 माइनस a f1, या b के लिए लिखूंगा तो b f1 माइनस b f2 लिखूंगा। और उस दूरियों को, इन जो मानक दूरियां हैं जो हमारी मानी गई हैं, जैसे हमने नाभियों के बीच की दूरी को d2c माना है, और यहाँ पर के जो शीर्ष है इनके बीच की दूरी को कितना माना है, 2a माना है। तो उस टर्म्स में हमारे पास क्या आ जाता है, वो अचल दूरी निकल के आ जाती है। और वो अचल दूरी कितनी निकल के आ जाती है, हमारी 2a निकल के आ जाती है। तो यहाँ से हम उस दूरी को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से अगर मैं लिखूं a बिंदु के लिए लिखूं और या b बिंदु के लिए लिखूं तो b बिंदु के लिए हम यहाँ पर इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि b बिंदु इसी पर स्थित है। तो इसकी जो दूरियों का अंतर होगा वो कैसे होगा, अचल होगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ b f1 में से क्या घटाएंगे हम, b f2 घटाएंगे, ठीक है। और bf1 को अब मैं क्या लिख सकता हूँ, वो यहाँ पर देखेंगे। bf1 को यहाँ पर ब्रेक कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ bf1 को, ये हो जाएगा f1o प्लस ob, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और माइनस bf2 को, ठीक है ना, bf2 को कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसमें OF2 में से हम घटा देते हैं, OF2 में से हमने घटा दिया OB, क्या घटा दिया, OB घटा दिया। तो OB घटा दिया, तो अब देखिए यहाँ पर ये जो F1O है, F1O हमें कितना दिख रहा है यहाँ पर, F1O ये C हो गया, OB कितना है यहाँ पर, ये A हो गया, ठीक है ना। और माइनस OF2 कितना हो गया, OF2C है हमारे पास। और यहाँ पर OB कितना है, ये माइनस का A है। दूरियों को अगर प्लस लेके चले हैं तो यहाँ पर C से C कट जाएगा, A मिलके कितना आ जाता है, 2A आ जाता है। A मिलके कितना आ जाता है, 2A आ जाता है। और यही हमारे पास अचल दूरी होती है। तो वो अचल दूरियों का जो अंतर आता है वो ये आता है 2A। तो दूरियों का जो अंतर है, अचल दूरी अंतर वाली, क्योंकि दूरियों का अंतर कैसा होता है, यहाँ पर दूरियों का अंतर अचल होता है, वो दूरी आ जाती है हमारे पास 2a। तो अचल दूरी कितनी आती है यहाँ पर, 2a। अब यहाँ पर हम दीर्घवृत्त के समीकरण को, मानक समीकरण को हम यहाँ पर निकालेंगे, दीर्घवृत्त के मानक समीकरण को यहाँ पर निकालेंगे। तो इसी डायग्राम को यूज करते हुए हम यहाँ पर इसको निकाल लेते हैं। दीर्घवृत्त बार बार बोला जा रहा है, तो अतिपरवलय, तो अतिपरवलय का जो हमारे पास यह आया है, अतिपरवलय की जो अचल दूरियों का अंतर अचल जो आता है, तो अचल कितना आ जाता है, 2a के बराबर जाता है। तो अतिपरवलय को यहाँ पर अतिपरवलय को हम यहाँ पर कर रहे हैं। अतिपरवलय की परिभाषा जानिए। अतिपरवलय की नाभ्या, केंद्र, अनुप्रस्थ अक्ष, आसंगी अक्ष, अतिपरवलय के बारे में सब चीज हमें जाना है।
सब चीज जानने के बाद अचर दूरियों का अंतर जो अचर होता है उसको भी हमें जानना है। वो अचर दूरी कितनी आ जाती है, वो अचर दूरी आ जाती है, वो आ जाती है 2a। जो दूरियों का अंतर होता है यहाँ पर दो स्थिर बिंदु से नाभियों, दो स्थिर बिंदु अर्थात नाभियों से बिंदु जो हमारे पास बिंदुओं की दूरियों का अंतर होता है वो अचर होता है, और अचर कितना आ जाता है 2a आ जाता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अतिपरवलय के मानक समीकरण को यहाँ पर हम निकालेंगे। तो अतिपरवलय के मानक समीकरण को निकालने के लिए हम इसका सहारा लेते हुए, इसी चित्र का सहारा लेते हुए आगे को हम यहाँ पर इसको करेंगे। उत्केंद्रता की बात करें, यहाँ पर उत्केंद्रता के बारे में और जान लेते हैं। उत्केंद्रता, तो उत्केंद्रता को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दीर्घवृत्त की तरह, जैसा कि दीर्घवृत्त में ई बराबर क्या होता है, सी बटे ए होता है, उसी प्रकार अतिपरवलय की जो उत्केंद्रता होती है उसे भी ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ई यहाँ पे भी क्या होता है, सी ओवर ए होता है, जहां पर सी क्या होती है, ठीक है ना, नाभि की केंद्र से दूरी होती है, और ए केंद्र से शीर्ष की दूरी होती है, ठीक है ना। तो दीर्घवृत्त की तरह ई यहाँ पर उत्केंद्रता ई बराबर यहाँ पे भी किस का अनुपात हो जाएगा, सी और ए का जो अनुपात आएगा वही हमारे पास दीर्घवृत्त की तरह अतिपरवलय की उत्केंद्रता हो जाएगी। तो दीर्घवृत्त में भी हमने क्या पढ़ा था, E बराबर क्या पढ़ा था, C बटे A पढ़ा था। तो उसी प्रकार अतिपरवलय में भी जो उत्केंद्रता होगी E, वो क्या हो जाएगी, C बटे A हो जाएगी, जहां पर C क्या होता है, C केंद्र से नाभि की दूरी होती है, और A केंद्र से शीर्ष की दूरी होती है, केंद्र से शीर्ष की दूरी होती है, और इन दूरियों का अनुपात ही अतिपरवलय की उत्केंद्रता कहलाती है। अतिपरवलय की उत्केंद्रता कहलाती है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर नाभियों को अगर इस फॉर्म में लिखें ए हो, तो ये यहाँ से क्या रहेगा, इस इंप्लाइड अगर सी पूछूं तो वो कितना हो जाएगा, ए ई हो जाएगा। तो ए ई की फॉर्म में भी हम नाभियों को निर्देशांक दे सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए ई 0, और ये क्या हो जाएगा, माइनस ए ई 0। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, नाभि हो जाएगी। तो इसी फॉर्म में भी हम यहाँ पर क्या दे सकते हैं, ये दे सकते हैं। अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं, अतिपरवलय के मानक समीकरण को यहाँ पर हम निकालेंगे। मानक समीकरण, ठीक है ना। तो अतिपरवलय के मानक समीकरण को राइट करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, एक्स वाई प्लेन होता है, ठीक है ना, उसमें इसमें हम क्या कर लेते हैं, नाभियों को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी अगर ये F1 खोखी है और ये F2 खोखी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर F2C 0 हो जाएगा, कब हो जाएगा, जब नाभियों के बीच की दूरी हमने क्या मानी है,